हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड हाउस की किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन की जो वैल्यूएशन देखनी थी वो हमने देख ली। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन किस तरह से हम करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अक्सर इसमें हमारी गलती होती है। तो ये एक मैंने बना के रखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए। कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, निर्माण काल क्या होता है। लोन टेकन डेट, जिस दिन आपने लोन लिया वहाँ से लेकर टू लास्ट 31 मार्च ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट, जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है उसका अंतिम, इससे बीता हुआ 31 मार्च जो होगा आप उसको ले लीजिए और इस आधार पे आप कैलकुलेट कीजिए, कभी कहीं कोई गलती नहीं होगी। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला है यहाँ पर एग्जाम्पल 1, 2, 3 लोन टेकन डेट और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, 1 अप्रैल 2011 को हमने लोन लिया और 1 जुलाई 2015 को हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। सेकंड में 1 दिसंबर 2013 को लिया और 1 अगस्त 2016 को ख़त्म किया। थर्ड में 1 अक्टूबर 2012 को लिया और 1 जनवरी 2016 को लिया। हमारे लोन का अमाउंट जो है 5 लाख रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% के रेट से है। अब पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में आपका हमने लोन जो लिया है वो कब लिया, 1 अप्रैल 2011 को लिया और हमारा 1 जुलाई 2015 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या निकलेगा, इसका अंतिम 31 मार्च देखिए तो 1 जुलाई 2000 पहले जो 31 मार्च का आएगा वो क्या आएगा, 31 मार्च 2015 आएगा, इसके जस्ट पहले वाला। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2015। तो इसमें होंगे कितने साल, 11, 12, 12, 13, 13, 14 और 14, 15 हो गए आपके 4 साल कंप्लीट। तो 5 लाख रुपीज़ का 12% के रेट से, जो कि होता है 60,000 फॉर द 4 ईयर, तो 60 फॉर द 2,40,000, तो 2,40,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का, पूरे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, 5 साल का, 4 साल का 2,40,000। अब आप इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा आपका 48,000 रुपीज़। और अब आप 15-16 से हर ईयर के लिए 48,000 रुपीज़ अगले 5 सालों तक का आपका वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा लेते हैं। 1 दिसंबर 2013 को आपने 5 लाख रुपीज़ का लोन 12% के रेट से लिया और आपका कंस्ट्रक्शन 1 अगस्त 2013 को ख़त्म हो गया। तो अब आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, 1 दिसंबर 2013 से लेके इसका लास्ट 31 मार्च, दैट मीन्स 31 मार्च 2016 तक का। तो 1 दिसंबर 2013 से लेके 31 मार्च 2016 तक कितना टाइम होगा, तो 13, 14, 14, 15 और 15, 16। तो 13, 14 में क्या हो जाएंगे, सिर्फ 4 महीने, फिर 14, 15 के 12 मंथ, देन अगेन 14, 15 के 12 मंथ। तो टोटल कितने हो गए, 12 + 12 24, 24 + 4 28 मंथ। हमने इसको मंथ में कैलकुलेट कर लिया। अब वापस 5 लाख रुपीज़ का 12% के रेट से 28 मंथ का, जब हम 28 मंथ ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1,40,000 रुपीज़ हमारा लोन हो के अमाउंट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। अब हम इसको वापस डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आएंगे 28,000 और अगले 5 सालों तक हमको 28,000 रुपीज़ की कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन मिलती रहेगी। अगर इसी के साथ 5 लाख का लोन हमारा कंटिन्यू है तो क्या होगा, 5 लाख का 12% 60,000 रुपीज़ वो प्रीवियस ईयर का भी हो जाएगा 28,000 कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो दैट मीन्स ये दोनों मिला के 60 + 28 = 88,000 रुपीज़ पूरा इंटरेस्ट होगा।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1,08,000 हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। अगला एग्जाम्पल ये बोलता है 1 अक्टूबर 2012 को हमने लोन लिया 5 लाख रुपीज़ का 12% रेट से और हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जनवरी 2016 को। तो क्या होगा, 1 अक्टूबर 2012 से लेके 31 मार्च 2015, इसका लास्ट 31 मार्च वही गुजरा है, तो 31 मार्च 2015 तक का हम ले लेंगे। तो कितने मंथ हो जाएंगे, 12-13 का 6 मंथ, 13-14 का 12 मंथ और 14-15 का भी 12 मंथ, टोटल होंगे 30 मंथ। और 30 मंथ का हमारा इंटरेस्ट होगा 5 लाख रुपीज़ का 12% के रेट से 30 मंथ का 1,50,000। अब इस अमाउंट को डिवाइड बाय 5 कर लो तो 30,000। तो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 30,000 रुपीज़। और प्रीवियस ईयर का सपोज़ 5 लाख का 5 लाख लोन है, तो 5 लाख का 12% निकालेंगे जो कि होगा 60,000। तो 60 + 30 = 90,000। सपोज़ दैट अगर आपने लोन कुछ पेड कर दिया है प्रीवियस ईयर के पहले, 1 अप्रैल 2018 के पहले मान लो आपने 2 लाख पे कर दिया, तो आपका कितना बच गया, सिर्फ 3 लाख रुपीज़ का लोन बचा। तो इस लोन इंटरेस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पर प्रीवियस ईयर का कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज़ का की जगह पे अब आपका लोन का अमाउंट हो गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज़ का 12%, तो 3 लाख रुपीज़ का 12% कितने होते हैं, 36,000 + 30 = 66,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू कम होती चली जाएगी अगर आप लोन को पेड कर देते हो। इसके सिवा आपके कंस्ट्रक्शन पीरियड में कहीं कोई गलती नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो इसी को एग्जांपल को लेते हैं, 1 अक्टूबर 2012 को लिया और 31 मार्च 2016 को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों, हमारा ये 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हुआ है, तो लास्ट 31 मार्च क्या होगा, वही 2015। तो इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड। और जब आपका रेसिडेंटल आपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेट आउट किया है। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की बात करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में सबसे पहले आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू देख लीजिए। तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगी, ऑलवेज नील। ध्यान रखिएगा, अगर जिस हाउस में आप खुद रह रहे हैं उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलवेज नील होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो गई है तो इसका मतलब है आपको डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी, तो डिडक्शन मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कितनी डिडक्शन मिलेगी, अगर आपने परचेस या कंस्ट्रक्शन किया है तो आपको 2 लाख रुपीज़ की मैक्सिमम मिलेगी, और अगर आपने रिपेयर एंड रिन्यूअल्स कराया है तो उसमें मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ की मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए परचेस के लिए 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू आपकी मैक्सिमम अमाउंट होगा। वहीं पर अगर आपने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का आपने रिन्यूअल करवाया है या रिपेयर किया है तो मैक्सिमम आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी आपकी 30,000 रुपीज़ की। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ पर ये वैल्यू नील हो गई, आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, तो यहाँ पर अगर सपोज़ आपका कंस्ट्रक्शन या तो 22 लाख रुपीज़ आएगा या 30,000 आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक अमाउंट आएगा। और जब आपका इन दोनों में से कोई एक अमाउंट आ रहा है तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, सपोज़ दैट 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं आपके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 लाख रुपीज़ आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यू या तो नील होगी, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया है, अगर आपका लोन नहीं है
तब तो उसकी वैल्यू नील आ जाएगी। और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ऑलवेज नेगेटिव आएगी, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ये नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव तो कभी आती ही नहीं है। इसका अगर एक हाउस आपका ये मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, इसमें नेगेटिव आ रहा है और रेंटेड हाउस आपका पॉजिटिव है, तो इन दोनों की इनकम को ऐड करके हम लोग नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपकी क्या इंटरेस्ट की वैल्यू है। ये दो जगह है। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो जब कभी भी कुछ ऐसा होता है कि एक हाउस है, कुछ टाइम पीरियड में आपने रेंट पे लेट आउट किया हुआ है, मान लो साल भर में आपने रेंट पे लेट आउट किया हुआ है और कुछ महीने आप खुद रहते हैं, कुछ महीने आपने रेंट पे दिया हुआ है। ये भी हो सकता है कि हाउस है आपका, एक हाउस है, बड़ा हाउस है, हाफ पोर्शन आप रेंट पे लेट आउट कर रहे हैं और हाफ पोर्शन को आपने खुद रह रहे, या फिर हाफ पोर्शन में आप अपना बिजनेस, हाफ परसेंट रेंट पे लेट आउट कर रहे हैं, 25% पोर्शन में आप खुद रह रहे हैं, 25% पोर्शन को आपने अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आगे कंडीशंस आएंगी और इसमें आपको ध्यान रखिएगा जितना हाउस का पोर्शन आपके हाउस की तरह से यूज़ हो रहा है वही हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपने रेंट आउट किया हुआ है तो भी हाउस प्रॉपर्टी है, पर अगर आप ऑफिशियल यूज़ में ले रहे हैं तो दैट इज़ द पर्सनल यूज़। इसमें ध्यान रखेंगे अगर आपने रिपेयर रिन्यूअल्स 1 अप्रैल 99 के पहले, ये एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 99, अगर आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 99 के पहले हुआ है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 ही है, चाहे परचेस हो, कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर हो, रिनोवेशन हो, सब के लिए आपकी अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 30,000 रुपीज़ है। पर अगर आपने 1 अप्रैल 99 के बाद का रिपेयर किया है, ठीक है, तब 30,000 रहेगा और रिकंस्ट्रक्शन और परचेस के लिए वो कितना बढ़ के हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये ध्यान रखिए कि 1 अप्रैल 99 के पहले या 99 के बाद हो तो आपका रिपेयर रिनोवेशन का तो 30,000 ही रहेगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। पर अगर 1 अप्रैल 99 के पहले परचेस या कंस्ट्रक्शन किया है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है, 1 अप्रैल 99 के लिए। और उसके बाद 1 अप्रैल 99 के बाद के पहले है तो 30,000 और उसके बाद है तो वो कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपीज़। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसके सिवा कहीं कोई गलती की जगह नहीं होती है। अब हम बात कर रहे थे, सपोज़ यहीं पे हम एक छोटा सा देखते हैं, मान लो एक हाउस है, ये आपका एक हाउस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये हाफ पोर्शन को लेट आउट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो 25% पोर्शन है ये आप सेल्फ यूज़ में ले रहे हैं, सेल्फ रेसिडेंस के लिए ले रहे हैं और इसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन कितना होगा, वो ये 3/4 हिस्सा होगा। एचपी में आपका कितना चल जाएगा, ये 3/4 हिस्सा, और 1/4 क्या हो जाएगा, बिजनेस का। तो जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इस 3/4 की बात करेंगे, दिस 3/4 की, ना कि पूरे की। क्यों? क्योंकि 1/4 हमारा बिजनेस के लिए है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि हम ये ध्यान रखें कि कितना हाउस है। अब जब ये आपका 3/4 हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है तो आप म्यूनसिपल वैल्यूएशन भी 3/4 की करेंगे, म्यूनसिपल टैक्स भी 3/4 का लेंगे, लेट आउट के लिए हाफ लेंगे, इसके लिए आप 25% लेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही जब आपका पूरा हाउस है, 3 महीने आपने खुद रहे, 9 महीना रेंट पे लेट आउट किया, उस कंडीशन में आपको बहुत ही ध्यान के साथ इन क्वेश्चंस को बनाने होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि जब इस तरह के हाउसेस होते हैं तो हम किस तरह से उनकी वैल्यूएशन करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी आपको रोज़ एक वीडियो मिल सके ताकि आप इसके आगे की कैलकुलेशन कर सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।